सो हे स्टूडेंट्स, दिस साइड सोम शर्मा जो आपका फिर से स्वागत करता है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सोम शर्मा क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमने इसका प्रीवियस पार्ट के अंदर जो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और अगर जिसने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो उसको आज इसमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, पहले आप उसको देखना और फिर इसको पढ़ना। ठीक है, क्योंकि मैं ये बात हर वीडियो में कहता हूं कि सब बच्चा लोग आप सबसे पहले क्या क्या करो कि आप कई बार मेरे पास कमेंट कर दो, सर हमको समझ में नहीं आ रहा। आप करते क्या हो गलती कि आप शुरू से नहीं पढ़ते, जैसे पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करते हो, पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करते हो। तो मेरा उद्देश्य सबसे पहले ये है आपको कहने के लिए कि आप स्टार्टिंग से पढ़ो, जैसे पार्ट फर्स्ट से पढ़ो। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, तो पहले आप उसको पढ़ो, उसमें इसके बेसिक चीजें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आज हमारे पास इसका है पार्ट फर्स्ट। इसका इंट्रोडक्शन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको चेक करना, पढ़ना, फिर आप ये पढ़ना। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बट बिफोर दैट, जिस बच्चे ने जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें आपका भला है और मेरा भला है भाई, सीधी सी बात है। आपका भला किस तरह से है कि आपको जो भी नया वीडियो जो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और हमारा भला क्या है कि हम भी खुद भी सोचेंगे हाँ बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, तो कमेंट भी करते रहा करो। ठीक है, अब लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज जानने वाले हैं। सर यहाँ पे देखिए देखिए, इससे पढ़ने से पहले हमारे पास 3 चीजें, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो बार बार में आने वाले हैं। तो पहले हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों लोग, हमारे पास यहां पर है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो हमारे पास होता है केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? देखिए ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर दो जो केमिकल्स हैं आपस में कॉम्बिनेट करेंगे, इंटरएक्ट करेंगे और हमारे को एक नया केमिकल्स देंगे। ठीक है, यानी कि सर दो जन हैं वो आपस में दोस्ती करेंगे, ठीक है, और एक नया चीज वहां पे मतलब उत्पन्न होगा। इसके अकॉर्डिंग, साइंस के, केमिस्ट्री के इसके अकॉर्डिंग कि सर दो चीजें आपस में इंटरेक्ट होंगी और एक नई चीज हमको मिलने वाली है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे बच्चे कैसे, हमारे पास एक मिक्सचर भी होता है। जैसे आपको मैं नॉर्मल से एक बात बता रहा हूं, जैसे हमारे पास यहाँ पर है एसिड ने बेस के साथ रिएक्शन कर दी, हमें मिला क्या? हमें मिल गया साल्ट। अब देखिए इसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो यहां पे हमारे पास है वाटर प्लस शुगर, ये क्या हो गया? शुगर सॉल्यूशन। अब कहोगे सर इसे भी हम रिएक्शन कहेंगे? नहीं, ये हमारे पास सिर्फ क्या है? मिक्सचर है, ये सिर्फ घोल है, किसका? चीनी का और पानी का। यहां पे क्या बच्चों आपको नई चीज मिली? देखो अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है ना, तो पहले आपको केमिस्ट्री के रूल पढ़ने होंगे कि इसके रूल क्या है। देखिए हमारे पास मिक्सचर भी होंगे, सॉल्यूशन भी होंगे और लास्ट हमारा केमिकल रिएक्शन भी होगा। अब हम पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमारा टॉपिक आज वही है, केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब एक केमिकल रिएक्शन जो है इसमें हमारे को ये कहा जा रहा है कि सर हमारे को इसमें क्या मिलेगा? एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जब टू रिएक्टेंट्स विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू केमिकल्स या फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब आप लोग कहोगे सर ये हमारे पास मिक्सचर है? नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्या मिल रहा है? साल्ट मिल रहा है, जो एक नया चीज है। देखो एसिड अलग है, बेस अलग है और साल्ट अलग है, यानी कि आपको नई चीज मिली। हाँ, लेकिन आप केमिकल रिएक्शन को मिक्सचर भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने इन दोनों को पहले मिक्स किया, तभी हमको क्या मिला? साल्ट मिला। लेकिन आप एक मिक्सचर को केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी नई चीज नहीं मिली। अब हम बात करेंगे सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो इस चैप्टर में बार बार आने वाले हैं। देखिए रिएक्टेंट क्या होते हैं? वे दो चीजें जिन्होंने आपस में रिएक्ट किया, वे दो चीजें जिन्होंने आपस में रिएक्ट किया, कॉम्बिनेशन किया, आपस में जुड़े। जैसे हमारे पास यहां पर देखो वाटर हो गया, शुगर हो गया, एसिड हो गया, बेस हो गया, ये हमारे पास इस साइड वाले क्या है? सारे सारे रिएक्टेंट है। और जो हमें जो नई चीज मिलती है यहां पे, जैसे आपको शुगर सॉल्यूशन मिला, ये भी वही प्रोडक्ट है। बस बात एक, सर हमारे पास रिएक्शन नहीं है, ये हमारे पास ओनली क्या है? मिक्सचर है। लेकिन यहाँ पे आपको सोल्ट मिल गया, इसका मतलब ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है, नई चीज मिल गई आपको। तो ये था हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अब देखिए
इनका भी तो कुछ ना कुछ वो होगा ना ट्रिक कि भाई सर एसिड और बेस मिले तभी साल्ट बना। इनको क्या पता था कि आप दोनों अगर मिलोगे तो साल्ट बनेगा। जो ये रूल जो रेगुलेशन है ये कौन लेकर आता है? जैसे आप भाई बैट बॉल खेलने चले गए, आपको पता होगा कि बैट बॉल से कैसे खेला जाता है, अभी तो आप खेलोगे। अगर आप कुछ नहीं पता, नए नए चले गए, तो आप मान लो बॉल हाथ में लेकर भग गए, तो भाई वहां पे आपका टीम से सिलेक्शन होने से पहले बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको पहले पता होना चाहिए, नॉर्मल जो रूल है ना वो पता होना चाहिए। उसी लिए हमारे पास इनके रूल समझाने के लिए क्या निकल कर आया है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि सबसे पहले आप जो शुरू में जो पढ़ाता हूं ना उसको समझा करो ध्यान से, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे वैसे नहीं कह रहा आपको। हर एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले आपको जैसे सीरीज वाइज पढ़ेंगे हम, और टू द पॉइंट हमारे सीरीज का नाम है कि सर पहले हम स्टार्ट करेंगे पहले से, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे से, ऐसे पढ़ेंगे। ये नहीं जंप लगा दिया चौथे पर पांचवें पर, फिर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना, उसके बाद में इसको पढ़ना। ठीक है बच्चों? अब हम पढ़ेंगे सर केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ये हमारे क्या कहना चाह रहा है। इसमें हमारे पास बच्चों इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? डेफिनेट प्रपोर्शन और लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम पढ़ेंगे उन दोनों के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है पार्ट फर्स्ट जो है ये उन्हीं के ऊपर है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल डेफिनेट प्रपोर्शन। तो देखिए बच्चों, हमने आपको जैसे बताया था कि इसके दो टाइप होते हैं। पहला कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो है स्टेब्लिश किसके द्वारा किए गए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो साइंटिस्ट के नाम है, लाइजर्स एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। इनके द्वारा इनको क्या किया गया भाई? स्टेब्लिश किया गया। अब इन्होंने इसके बारे में क्या बताया, तो सबसे पहले हम एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए यहां पर हमारा पहला कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए उन साइंटिस्ट ने अपने द्वारा क्या कहा गया था, उनके द्वारा देखिए उन्होंने कहा था कि भाई मैटर जो होता है ना, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। देखिए उन्होंने क्या कहा कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर हम वहां पे देखेंगे तो जो मैटर होता है ना उसको ना तो खत्म किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता, मतलब कि वो रिमेन सेम रहेगा। कहने की बात ये है उसकी जो क्वांटिटी है ना वो हमेशा सेम रहेगी, हमेशा कंजर्व रहेगी। ठीक है। अब उसका आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए जैसे वो कहना क्या चाहते थे वो देखिए आप लोग। उन्होंने कहना उनका ये था कि जैसे हमारे पास ये एसिड है, इसने बेस के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना? साल्ट, और इसमें प्लस वाटर भी है कुछ ना कुछ, भाई वाटर तो होगा ही। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, जैसे हमने एसिड अगर लिया है 5 ग्राम और बेस हमने लिया है भाई 6 ग्राम, एसिड 5 ग्राम लिया है और बेस कितना लिया है? 6 ग्राम लिया है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो कितना बनेगा? 6 और 5 कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, 11 ग्राम बनेगा। उन्होंने कहा कि भैया हमेशा जो मैटर हमने जो लिया है ना, जो भी मैटर लिया है वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। जैसे इधर हमने लिया टोटल रिएक्टेंट की साइड हमने लिया, यानी कि कहना यह था कि रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। अब समझे कि रिएक्टेंट हमारे पास सर 11 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी कितना रहेगा? 11 ग्राम रहेगा। लेकिन उनके इस बात पर कई साइंटिस्ट ने उंगली उठाई। ठीक है भाई, कहते तो हैं कि भाई आपने ऐसा प्रूव कर दिया, तो आप डायग्राम से प्रूव करके दिखाओ हमको, तब हम मानेंगे। ठीक है। तो इन भाई साहब ने क्या कहा कि मैं आपको डायग्राम से प्रूव करके दिखा दूंगा तब तो मानोगे। तो बोले भाई प्रूव करके दिखाओ। तो हम अब डायग्राम से ही समझने वाले हैं कि इन्होंने इस बात को कैसे प्रूव किया कि जो संख्या होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की दोनों हमेशा सेम होती है, तो कैसे होती है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिएक्टेंट लिया, दो रिएक्टेंट लिए उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं। जैसे देखो हमारे पास बच्चों ये डायग्राम है, ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने एक ट्यूब डाल दी यहां पे, एक ट्यूब डाल दी, ओके हो गया। अब देखिए
उन्होंने दो रिएक्टेंट लिए, एक तो इसमें सॉल्यूशन था किस रिएक्टेंट का भाई, और एक इसमें था, ठीक है। अब इसमें था हमारे पास, देखो दो रिएक्टेंट है, ध्यान से रखना, हमारे पास दो रिएक्टेंट है जो मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी देखो इन्होंने क्या किया कि इस ट्यूब के अंदर अलग रिएक्टेंट है और इसके अंदर अलग रिएक्टेंट है। अब वो कहना क्या चाह रहे थे पहले वो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमारे पास इसमें था सॉल्यूशन वो किसका था, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। और जो ये सॉल्यूशन था ये किसका था, कॉपर सल्फेट का। दो हो गए। अब देखो इसका कलर है हमारे पास ग्रीन और इसका कलर है हमारे पास पिंक। देखिए उन्होंने, अब उन्होंने को ये कहा गया कि भैया आप हमें समझाओ कि सही में क्या दोनों तरफ का जो भार होता है, वजन होता है, बराबर होता है कि नहीं होता। तो इन्होंने अपना पहले एग्जांपल दिया, उनको समझ में नहीं आया। अब उन्होंने अपना एग्जांपल इसकी तरह से दिया, डायग्राम की सहायता से। उन्होंने कहा कि एक बीकर लिया उन्होंने, अब इसके अंदर एक मशीन है जो उनका वेट बताएगी, यानी कि उनका मास बताने वाली है। तो देखिए क्या हुआ कि उन्होंने दो सॉल्यूशन ले लिए भाई, एक था सोडियम कार्बोनेट जो ग्रीन कलर का था, एक था भाई कॉपर सल्फेट जो हमारा पिंक कलर का था, ठीक है। अब ये हमारा है क्या, कॉपर सल्फेट, ये, और ये इसके अंदर ये क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट। अब इन्होंने अंदाजे से, मतलब ये मशीन ने बता दिया। अब आप लोग, कई बच्चे कहेंगे सर कि इनके पास जो शीशे की जो परख नलियां होती हैं क्या इनका वेट नहीं होता। तो साइंटिस्ट हमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो सभी चीजों का जो मास है ना उसको पहले ही माइनस कर देते हैं और सिर्फ लिक्विड का मास काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब उन्होंने वेट को चेक किया तो वेट कितना आ रहा था भाई, 15 ग्राम वेट आ रहा था। कितना आ रहा था, 15 ग्राम इसका मास आ रहा था। अब उन्होंने क्या किया, अपनी बात को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने क्या किया, समझाने के लिए उन्होंने किया कि भाई हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है, तो उन्होंने क्या किया, जो इसके अंदर जो सोडियम कार्बोनेट था ना, इसको इस कॉपर सल्फेट के अंदर मिक्स कर दिया। यानी कि अभी तो फिलहाल ये दोनों क्या है हमारे रिएक्टेंट, ठीक है। अब रिएक्टेंट को जब आपस में उन्होंने घोल दिया तो भाई नई चीज बनेगी, यानी कि एक उनके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब ये मिक्सचर हमारे पास आ गया, ये मिक्सचर है क्योंकि रिएक्टेंट दो थे। अब उन्होंने क्या किया कि जो इसके अंदर जो सॉल्यूशन था ना, जो हमारे पास कॉपर सल्फेट था, उसके अंदर उन्होंने जो इनकी जो ट्यूब थी इसके अंदर सॉल्यूशन था ना वो सारा सारे से मिला दिया। तो अब ये क्या हो गया, ग्रीन और पिंक दोनों मिलकर इन्होंने कलर कैसा बना दिया, ब्लू बना दिया, ब्लू हो गया। अब उसके नीचे वही भाई वेट वाली मशीन है जो इनका वजन बताएगी, जो मास बताने वाली है। आप सभी को बताया कि हमने आपको बताया कि उन्होंने जो ये सॉल्यूशन था ना, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन था वो पूरा यानी कि दोनों मिक्स कर दिए, यानी कि रिएक्शन करवा दी उन्होंने, ठीक है। अब इस कंप्लीट चीज का जब ये सॉल्यूशन आपस में मिक्स नहीं थे तो वेट कितना आ रहा था, 15 ग्राम। लेकिन जब उन्होंने इसको इसके अंदर मिक्स कर दिया और फिर जब मशीन को चेक किया कि भाई अब इसका वेट कितना है, तो उनको कितना मिला, 15 ग्राम। यानी कि जो नया सब्सटेंस जो बना था ना, जो मतलब अलग एक सॉल्यूशन बना था, उसका वजन भी कितना आ रहा था, 15 ग्राम आ रहा था। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, हेंस प्रूव दैट। उन्होंने अपना बात प्रूव कर दी। तो ये था हमारे पास लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि सर जो मास है ना उसे हम कंजर्वेट यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि उसको हमेशा कंजर्व रहेगा, वो हमेशा रिमेन्स कंजर्व रहेगा, यानी कि इधर जितना है उधर ही इतना रहेगा, मतलब दोनों साइड बराबर रहने वाला है। हमने आपको एक एग्जांपल बता दिया और यहाँ पे इन्होंने अपना जो डायग्राम था वो बता दिया, ठीक है। कि जो सर रिएक्टेंट का जो मास आ रहा था 15 ग्राम, वो ही इसका जो प्रोडक्ट बना था, यानी कि दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, उसके बाद में जो प्रोडक्ट बना था उसका मास भी कितना आ रहा था, 15 ग्राम। तो उन्होंने अपनी बात प्रूव कर दी। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए इसमें प्रोपोर्शन का नाम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नई चीज आपको समझने को मिलेगी। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि उनके मास का जो है उसके मास के साथ वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहने वाले हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। यानी कि सर कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, वहां पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो प्रोपोर्शन सेम रहने वाले हैं उनके मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल सा एग्जांपल है H2O। अब आप कहोगे सर जितने प्रोपोर्शन H के रहेंगे हाइड्रोजन के उतने ऑक्सीजन के रहने वाले हैं, ये बात नहीं है। यहाँ पे इनका एक एटॉमिक मास होता है,
अब जितना एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है उतना ऑक्सीजन का कभी भी नहीं होता, अलग अलग होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है इसके अंदर, साइंटिस्ट ने ये कहा था कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का कितना लेना है और ऑक्सीजन का कितना लेना है, तब जाकर वो H2O बनेगा। ये नहीं है कि आपने H2O यानी कि आप वाटर बना रहे हो, अब आपने हाइड्रोजन वहां पे कितने ले लिए, यानी उसका मास कितना ले लिया, ऑक्सीजन कितना ले लिया, तब हाइड्रोजन बन जाएगा, नहीं। इनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है सभी एलिमेंट्स का, ठीक है, कि भाई कितने हम इसको मिलाएंगे तब जाकर हमारा H2O बनेगा, या कोई भी नया प्रोडक्ट आपका बनेगा तो उसका हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है एलिमेंट्स का, कि सर हमें कितने कितने लेने हैं। जैसे हमारे पास हम H2O का करने वाले हैं, देखिए H2O मिलकर बना है हमारे पास, यहाँ पे इसका रेशियो होने वाला है, देखिए इसका हमारे पास होगा 1:8, यानी कि 1:8। अब आपके पास पानी की एक छोटी सी छोटी बूंद भी है ना, उसका भी जो रेशियो आपको कितना मिलेगा 1:8, यानी कि वो बूंद भी जो है ना 1:8 से मिलकर फिर बनी है। अब आपको सिर्फ 1:8 क्या होता है, आपने मैथ तो पढ़ा होगा, तो ये तो आप सभी जानते हो 1:8 क्या होता है, मैंने इसको 1/8 क्यों लिखा है, सभी जानते हो। अब हम पढ़ेंगे कि सर 1/8 जो होता है वो क्या होता है। देखिए हमारे पास यहां पर देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, देखिए 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है बच्चा लोग, उसको हम किस में लेते हैं, यू के अंदर, ठीक है, एटॉमिक मास किस में लेते हैं, यू के अंदर। तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1U। अब आपको आपने 1U क्यों लिया, तो ये आप जो है धीरे धीरे जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो आप अपने आप समझ जाओगे सर ये 1U कहां से आता है ना। और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है भाई 16U, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है 1U और ऑक्सीजन कितना होता है 16U, ठीक है। आगे आप समझ जाओगे यहाँ पे 16 कैसे है, ठीक है। अभी तो आप इसको समझो कि यहाँ पे मैंने ये जो है ना, ये हम क्या समझ रहे हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होते हैं वो हम समझ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1U ये हो गया और 1U ये हो गया, टोटल कितना हो गया 2U, और इसका क्या है भाई 16U, यानी कि ये प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे बराबर निशान आएगा क्योंकि भाई ऑक्सीजन अलग है हाइड्रोजन अलग है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 2/16, यानी कि कितना आ गया 1:8। ये हमारे पास था एटॉमिक मास किसका, हाइड्रोजन का, जो डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहने वाला है 1:8 रहने वाला है हमारे पास। तो हमेशा पानी की बूंद हो जो कितना है पानी हो, ज्यादा पानी हो जो कम पानी, हमेशा 1:8 में रहने वाला है। यानी कि आपको हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको 8 लेना पड़ेगा, यानी कि प्रोपोर्शन है हमेशा ये रहने वाला है। ये नहीं कि आप इसको घटा दोगे बढ़ा दोगे तो पानी बन जाएगा, कभी पानी नहीं बनेगा। पानी बनेगा जब उनको इसके हिसाब से क्वांटिटी मिलेगी तब पानी बनेगा, ठीक है, समझ में आया सभी को। ये इस दोनों का होता है ये, चलिए आप इसको बराबर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो प्लस होगा क्योंकि तीनों जुड़ेंगे तभी पानी बनेगा, लेकिन हम इसका प्रोपोर्शन देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो है ये हिस्सा है, ऑक्सीजन का ये हिस्सा है, ठीक है, और इनका यहाँ पे कटने के बाद इसका है 1:8। तो इसको मैंने आपको पूरा समझाया, लेकिन बाकी जिस बच्चे को पता है जो आगे पढ़ने वाला है वहां पे आप इसको ऐसे नहीं करोगे, वहां पे आप इसको सीधा लिखो क्योंकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि भाई 720 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें भैया बताओ कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, मतलब ऑक्सीजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है, ठीक है। तो आप बता सकते हो आराम से, कैसे बताओगे कि भैया शुभम भैया आपने हमको बताया है कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन उसका हमारे पास मास कितना होता है 1U, तो उसको हम कितना मान लेंगे, फॉर एग्जांपल 1x मान लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने U की जगह x लिख दिया। और हमारे पास O2 होता है उसका हमारे पास कितना है भाई, यहाँ पे हमारे पास O2 का है, देखिए यहाँ पे मैंने इसको O2 लिखा, यानी कि अकेले ऑक्सीजन का हमारे पास कितना रहता है 8 ही रहता है, लेकिन 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएंगे ना, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर 16 लिखे मैंने, और इसको काट कर मैंने यहाँ पे 8 लिख दिए। कई बच्चे कहेंगे सर ये आपने कैसे किया, देखिए आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने देखिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन 1 और 1, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 लिखा, ऑक्सीजन का होता तो 8 है जो यहाँ पे हमारे पास आ गया। ये 8 कैसे आया, क्योंकि भैया ऑक्सीजन जो है ना उसका हमने, देखिए आप इसको खोलोगे तो कितना बनेगा O2 बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि 8 + 8 कितना हो गया 16U हो गया। ये आपका थोड़ा सा मैथ का प्रोसेस है, इसको आपको समझना पड़ेगा बारीकी से, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा 16U लिखा, तभी हमारा यहाँ पे क्या आया 8 आया, ठीक है, समझ गए। यानी कि सर
हाइड्रोजन अलग 1U 2U हो गया, और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि O2 ऑक्सीजन होता है हमारे पास, O2 रहेगा हमेशा, तो इसका हमारे पास 16 आ गया, ठीक है, 8 + 8 16 हो गया। फिर यहाँ पे हमने निकाला 2U = 16, तो हमारे पास 1:8 आ गया, यानी कि पानी की बूंद होती है ना, बहुत लंबा इतिहास इसका, पानी की बूंद होती है हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन रहने वाला है, 1:8 में रहने वाला है, चाहे कितना बड़ा ले लो आप, ठीक है ना, वहां पे कितना ज्यादा पानी हो या कितना कम पानी हो, ठीक है। अब 720 ग्राम ऑफ वाटर, हाइड्रोजन कितना होता है 1x, O2 का यानी ऑक्सीजन का हमारे पास कितना होता है भाई 8x होता है। अब ये दोनों जुड़ेंगे तभी तो पानी बनेगा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया सर 720 = 1 + 8x, 720 = 1 + 8x कितना हो जाएगा 720 = 9x। अब यहाँ पे x = कितना आ जाएगा 720/9 कितना आ जाएगा 9 × 8 = 72, यानी कि 80 ग्राम, ये हमारा मास आ गया, ठीक है। किसका आ गया भैया हमारे पास ये मास है, हमारे पास ये मास आ गया हाइड्रोजन का मास आ गया, यानी कि सर हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना आ गया 18 ग्राम आ गया। अब हम इससे ऑक्सीजन का मास आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, हमारे पास O2 कितना है 8x, और हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी कि 8 × 18 कितना आ गया 8 × 8 = 64, यानी कि 640 ग्राम आ गया हमारे पास किसका ऑक्सीजन का मास आ गया। तो ये हमारे पास नॉर्मल सा फंडा था किसका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, सर जब भी कोई एलिमेंट बनेगा तो हमेशा वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहने वाला है। तो हमने आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया कमेंट कर देना, और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो जिस बच्चे को समझ में आया है वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हर नई अपडेट सही समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।